हेलो एवरीवन। देखिए हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ पीरियड। ये केपलर का थर्ड लॉ है। इसके अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसका मतलब होता है कि आपका अगर टाइम का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है। इसको या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास इसे इस तरह से आ जाएगा, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड आर रेस्ट पावर क्यूब। ओके, अब देखें इसका मीनिंग क्या होता है। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब होता है, जैसे मान लें यहाँ पर ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका, और इसके नज़दीक का प्लैनेट आई थिंक मरकरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स। तो जो आपका प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो आर पर डिपेंड कर रहा है। ये देखें, उसकी दूरी सन से मान लिया R1 है। दूसरे की प्लैनेट की दूरी जो शुक्र होता है उसकी दूरी मान लिया R2 है। थर्ड आपका जो प्लैनेट है वो आपका खुद का प्लैनेट है, वो क्या है, अर्थ है, उसकी दूरी मान लिया आपकी R3 है। फिर आपकी नेक्स्ट प्लैनेट आ गया, वो आपका कौन सा है, मार्स, मंगल, वो R4 आ गया। तो यहाँ पर देखें R1, R2, R3, R4 चार डिस्टेंस आ गए। तो जो R1 है, अभी आपने पढ़ा ये कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर रेज़्ड पावर क्यूब के। तो इसका मतलब है जो प्लैनेट सन के नज़दीक होगा वो कम समय में सन के अराउंड एक चक्कर काट लेगा। अब दूसरा प्लैनेट जो शुक्र है तो उसे R2 आ गया, उसका डिस्टेंस सन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे सन के अराउंड एक चक्कर काटने में ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है, उसका डिस्टेंस R3 है सन से। तो आपको पता है कि सन एक चक्कर काटने में सन के अराउंड लगभग 365 डेज लेता है, ये आप सभी को पता है। वैसे ही जो नेक्स्ट होगा प्लैनेट वो क्या है, मार्स यानी मंगल। उसे सन के राउंड एक चक्कर काटने में 365 डेज से ज़्यादा समय लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर जो प्लैनेट सन से जितनी दूरी पर जाता जाएगा उसे सन के राउंड एक पूरा चक्कर काटने में उतना ज़्यादा वक्त लगता जाएगा, और जितना सन से वो प्लैनेट नज़दीक आता जाएगा उतने कम समय में वो सन के अराउंड एक पूरा चक्कर काट लेता है। ये केपलर का थर्ड लॉ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखें, इसका प्रूफ करना है हमने ये शो करना है कि जो आपका टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ये हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ करते हैं, मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ इसका। तो यहाँ देखें, फर्स्ट है इसका प्रूफ है। अब प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट देखें, आप मान लेंगे कि ये आपका सन है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है, और सन के अराउंड हमारी अर्थ है, ये मान लें एलिप्टिकल शेप में है। मैं वैसे सर्कल बना रहा हूँ, वैसे आपने याद रखना है कि ये एलिप्टिकल शेप में ही आता है। तो सन का मास कैपिटल M है, और इसके अराउंड
जो हमारी अर्थ है वो किस तरह रोटेट करती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। मान लीजिए अर्थ है, ये वाली अर्थ है एंड दिस वन इज सन। यहाँ पर एस लिख देता हूँ। कैपिटल एम इज द मास ऑफ सन एंड यहाँ पर आपका स्मॉल एम है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ एन अर्थ। ठीक है। और आपकी जो अर्थ की वेलोसिटी है सन के राउंड, वो मान लें वो कितनी है, वो बी वेलोसिटी से सन के राउंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है। एक पूरा चक्कर सन के राउंड कितनी वेलोसिटी के साथ कंप्लीट कर रहा है, बी वेलोसिटी के साथ कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गए। अब देखें सन के राउंड जो दूरी है सन और अर्थ में, वो आपने मान लेनी है वो आर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सन कोई चीज़ अगर सर्कल में रोटेट करती है या एलिप्टिकल में रोटेट करती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लें इन दोनों में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे FC लिख देंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। अब यहाँ पर हम दो फोर्सेज निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेता हूँ। बिटवीन सन एंड अर्थ, वो हमारे पास आएगी। मास ऑफ सन कितना है हमारे पास, कैपिटल एम, एंड मास ऑफ अर्थ कितना है, स्मॉल एम। दोनों में दूरी कितनी है, आर है, आर का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में कैपिटल जी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम आगे करवाएंगे, वैसे आपने याद रख लेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। मतलब जो सन का मास है और अर्थ का मास है उनको मल्टीप्लाई कर देना है और उनमें जो दूरी है उनके साथ उन्हें डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर आपने कैपिटल जी है, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो फाइंड आउट करनी है, सन के राउंड अर्थ घूम रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी लिख लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन, किस पर प्रोवाइड कर रहा है, ऑन एन अर्थ। और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है, वो होती है m। वेलोसिटी कितनी के साथ मूव कर रहा है प्लैनेट, b के साथ, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये आपकी ग्रेविटेशन फोर्स आ गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लेना है। दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लेना है तो लिखना है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेना है आपने। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे देखें तो हमारे पास देखें ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ पर लिख लेंगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लें, इक्वल टू लिख लें आप ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स देखें हमारे पास कितनी आ रही है, mv²/r, सॉरी, एंड ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास आ रही है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r²।
स्मॉल m के साथ स्मॉल m कट जाएगा, r की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, r की पावर 1 r कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये बराबर आ जाएगा, फिर दिस इम्प्लाइज यहाँ पर बी स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय r की एक पावर कैंसिल होगी तो r आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद देखें मैं यहाँ पर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर आएगा, ये लाइन लगा दी मैंने। अब देखें कोई चीज़ अगर सर्कल में रोटेट करती है तो हम वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, उसे v इज इक्वल टू लिख लेंगे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट क्योंकि सर्कल में अगर कोई चीज़ घूमती है तो वो सर्कल का डिस्टेंस होता है, और सर्कल का डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय एक सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये पूरा सर्कल का एक चक्कर, उसको टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखें आपका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो कितना है, v इज इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट कितना आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आ गई 2 पाई r, उसको टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट आपने फाइंड आउट कर ली। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 आ गई। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इसकी जगह v स्क्वायर की जगह। तो लिखें ऑन पुटिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो देखें v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय t का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इक्वल टू आप लिख देंगे कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब देखें फिर मैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा gm ओवर r। अब आप क्या करेंगे टी स्क्वायर और आर स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे। आप क्या करेंगे टी स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इस तरह ले जाएं, इसे इस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर r की पावर 2 है, यहाँ पर r की पावर 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, r की पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो पूरी टर्म है 4 पाई स्क्वायर ओवर gm, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास देखें मैं नीचे लिख देता हूँ दिस इम्प्लाइज r क्यूब मल्टीप्लाइड कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसे देखें कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इज इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हमने प्रूव करना था।
देखिए स्टार्टिंग में हमने यही पूछा था, टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने प्रूफ कर दिया। कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आगे आपने लास्ट में लाइन लिख लेनी है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। ओके एवरीवन, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपने मुझसे मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप पर और पूछ लेना। थैंक यू।